आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। नावल मेरा महरम इश्क, किस्त नंबर 1, मुसन्निफ़ा महर नूर। किया ये कहानी का आगाज़ है। ये अक्टूबर के दिन थे, मौसम सर्द था और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मंजर था, जो इस वक्त खचाखच लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। वो लंदन से सीधा इस्लामाबाद आए थे। आज 10 साल बाद उसने दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखे। जैसे ही कदम इस सरजमीन पर पड़े, दिल में बहुत सारी यादें और ज़ख्म ताज़ा हो गए। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं था, यहाँ इसके अपनों की बहुत सारी यादें थीं। आखिरी बार जब वो पाकिस्तान आए तो कितना खुश थे, मगर फिर जिंदगी के इस एक हादसे ने इसके सारे अपने छीन लिए थे। वो आसपास सब कुछ हसरत से देख रहे थे, जब अचानक किसी के कंधा हिलाने पर वो अपनी सोचों के भंवर से बाहर निकले। हमदन कुरैशी ने गर्दन मोड़कर देखा तो उनके सामने उनकी 16 साला बेटी खड़ी थी, जो इस वक्त लाइट ब्लू कलर की घुटनों को छूती फराक के साथ वाइट की परी में थी। पाँव में लाइट पिंक शूज थे और लाइट पिंक कलर के ही कोट में थी। सर पर पिंक और लाइट ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का हिजाब ले रखा था। कंधों पर लाइट पर्पल कलर का बैग था। हिजाब के हाले में इसका सफ़ेद दूधिया चेहरा ऐसा था जैसे नूर चमक रहा हो। इसकी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं, ओशन ब्लू कलर की आँखें और उन पर लंबी काली पलकों की झालर थी। वो बिल्कुल इनकी बीवी की आँखों जैसे थीं। ये आँखें दुनिया में बहुत कम लोगों की होती हैं, मगर इसकी ये आँखें ख़ानदानी आँखें थीं जो उसे विरासत में मिली थीं। रूई जैसे नरम गाल, बेदाग सफ़ेद दूधिया जल्द और हल्के गुलाबी रंग के छोटे होंठ और छोटी सी नाक जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रही थी। खूबसूरत नक्शनैन, वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। हमदन कुरैशी की सारी जिंदगी का दारोमदार अपनी इस बेटी के गिर्द ही घूमता था। इन्हीं ये दिलो जान से ज़्यादा अजीज थी। उनकी बेटी उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। कहूँ खो गए बाबा। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, जैसे पियानो का कोई साज बज रहा हो या जैसे चिड़ियों मीठे गीत सुना रही हूँ। इन्होंने मुस्कुरा कर नफ़ीमी सर हिलाया। वो मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे, जो अपने बाप के बाजू में हाथ डाले उनके साथ चलती हुई एयरपोर्ट से निकल रही थी। उनसे कुछ फासले पर उनके गार्डस और बीजान, जो कि जोया को बचपन से पालती आई थीं, वो भी आ रहे थे। उनकी नज़र सिर्फ अपनी बेटी पर थी और वो आसपास खुशी से देखते हुए किसी को ढूंढ रही थी। अचानक उसने हमदान साहब का हाथ हिलाया। वो देखी बाबा इनायत आपी। वो पर जोश हुई तो हमदान साहब की नज़र इस तरफ उठी जिस सिमत वो इशारा कर रही थी। सामने लोगों के हुजूम में उनकी बड़ी बेटी खड़ी थी। इन्हें देखकर वो अपना हाथ हिला रही थी। उनकी बेटी ने उनका बाजू छोड़ा और भागती हुई अपनी बहन की तरफ गई और दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। इनायत 4 साल की थी जब इसके वालिदैन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमदान साहब को वो ज़ख्मी हालत में मिली थी, फिर इन्होंने इनायत को गोद ले लिया और अपनी बेटी बना लिया। वो उनके साथ लंदन में कुछ साल रही, फिर इसकी 6 माह पहले शादी हो गई थी, इसलिए वो अपने शौहर अहमद मुस्तफ़ा के साथ इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थी। वो भी मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ बढ़े। 22 साला इनायत काली आँखों वाली गंदमी रंगत, वो एक मुनासिब नकुश की खूबसूरत लड़की थी, मगर अपनी छोटी बहन के मुकाबले में इसका हुस्न बहुत कम था। वो 16 साल की उम्र में ही बहुत खूबसूरत थी। इनायत उस वक्त ब्लू कलर की शर्ट के साथ लाइट पिंक की परी में सर पर हम रंग दुपट्टा लिए कंधों पर चादर ओढ़े अपने बाप को देख रही थी, जो उसके लिए सगे बाप से बढ़कर थे। इन्होंने कभी दोनों बेटियों में फ़र्क नहीं किया, दोनों से एक जैसा प्यार किया। इनायत ने उनको मोहब्बत से देखा, जो 45 साला एक खूबसूरत भरपूर वजीहा मर्द थे।
वो कहीं से भी उनके बाप नहीं लगते थे। आज भी वो जवान थे। लड़कियां उन पर मरती थीं। इनकी आंखें हेज़ल कलर की थीं। हल्की शेव गंधमी रंगत उस वक्त ब्लैक टू पीस में मौजूद थे जिसके ऊपर गिरे लीडर की जैकेट पहन रखी थी। वो अपनी छोटी बहन से अलग होने के बाद अपने बाप की तरफ आई और उनके गले लग गई। वो मुस्कुराए और शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखा। आप कैसे हैं बाबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो मेरी शहज़ादी? वो अपनी आँखों की नमी काबू करती मुस्कुराई और इस बात में सर हिलाया। आपको देखने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इस बात पर वो दोनों बाप बेटी हंस दिए। उनको हंसता देख इनायत भी मुस्कुरा उठी। चली गाड़ियाँ आ गई हैं। पहले आप मेरे घर चलेंगी या सीधा अपने पेनेट हाउस? इनायत ने सवालिया नज़रों से हमदान साहब को देखा। इन्होंने कंधे अचकाने। वो उनका इशारा समझती हुई अपनी बहन की तरफ घूमी। अब वो दोनों बाप बेटी उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। वो जैसे उनकी नज़रों का मफ़हूम समझ गई। मैं पहले मरी घूमूंगी, इसके बाद जहाँ कहीं भी वहीं जाऊंगी। इस बात पर इनायत नफ़ी में सर हिला कर रह गई। इतने घंटे फ्लाइट में सफ़र करने के बाद भी पहले उसे मरी घूमना था। इसे मरी घूमने का बहुत शौक था। पिछले 6 माह से वो जब भी इनायत को कॉल करती एक ही बात करती, जब मैं इस्लामाबाद आई पहले मरी घूमूंगी। इसकी आंखों में चमक थी। लेकिन पहले कुछ देर आराम कर लो, फिर कल हम सब घूमने चलेंगी। इनायत ने एक छोटी सी कोशिश की। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गई। बिल्कुल भी नहीं, मैंने इतना इंतज़ार किया है, अब मैं एक दिन भी मज़ीद नहीं रुक सकती। मुझे आज ही घूमना है और मेरी बेस्टी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इनायत ने हमदान साहब की तरफ देखा। वो मुस्कुरा कर कंधे आ चुका गए। मतलब साफ था, अब उनकी बेटी ने जैसा कह दिया वैसा ही होना था। बलाखिर इनायत ने हार मान ली। ओके तो चलें फिर ज़ोया हमदान कुरैशी, आपको मरी घुमाया जाए। इस बात पर ज़ोया के चेहरे पर नूर के साथ आंखों में अनोखी चमक उभरी। वो ज़ोर व शोर से इस बात में सर हिलाती हुई उनके साथ एयरपोर्ट के खारजी रास्ते की तरफ बढ़ गई। वो 16 साला ज़ोया कुरैशी थी, हमदान कुरैशी की बेटी, और उनकी ज़िंदगी वो ज़िंदगी खलकर जीती थी। वो मैट्रिक लंदन से कर चुकी थी और अपने बाप से ज़िद करके वो अब पाकिस्तान शिफ्ट होने वाले थे, हैदराबाद में। हमदान साहब का पूरा ख़ानदान और अपना बंगला था। मरी में वो सब घूमने आते रहते थे, इसलिए कुरैशी ख़ानदान का पेनेट हाउस था। हमदान साहब कुरैशी ख़ानदान के सबसे छोटे बेटे और सबसे कामयाब दौलतमंद बिजनेसमैन थे। उनके सब बहन भाइयों में से कोई भी इतना अमीर नहीं था जितने हमदान साहब थे। इन्होंने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को लंदन में फैलाया। मगर ज़ोया पाकिस्तान में रहना चाहती थी। वो 6 साल की थी जब पहली और आखिरी बार पाकिस्तान आई। इसके बाद आज इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखती थी। इसे हमेशा से इस मुल्क में रहना पसंद था। इसलिए मैट्रिक क्लियर करते वो पाकिस्तान आ गए। अब कुछ दिन इस्लामाबाद रहने के बाद वो अपने शहर हैदराबाद लौट जाने वाले थे। उनकी गाड़ियाँ पेनेट हाउस पहुंच चुकी थीं। ज़ोया बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो गाड़ी से उतरती हुई अंदर भागी। वो दोनों इसके बचपने पर मुस्कुरा उठे। वो यहाँ आई तो पहली बार थी, मगर वीडियो कॉल पर सारा पेनेट हाउस देख चुकी थी, इसलिए भागती हुई अंदर बढ़ गई। वो बहुत खूबसूरत पेनेट हाउस था। इसने जैसे ही लाउंज का दरवाज़ा खोला, गुलाब इसके चेहरे पर आकर गिरे, जिससे उसकी खूबसूरत हंसी सारे लाउंज में गूंजी। यकीना ये इसकी बेस्टी का ही काम था। इसने लाउंज के दरवाजे पर इस तरह से फूल सीट किए थे कि जो भी दरवाज़ा खोले फूल इसके ऊपर गिरीं। इसकी हंसी की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से वो जो किचन में थी भागती हुई बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, नज़रें मिलीं और फिर सारा लाउंज उन दोनों की चीखों से गूंज उठा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागीं और एक दूसरे को गले लगा लिया। हमदान साहब और इनायत भी अंदर आ गए थे। सामने का मंजर देख वो दोनों मुस्कुरा उठे। उनकी चीख व पुकार सुनकर बाकी अफराद भी लाउंज में आ गए। सईर साहब आगे बढ़े और हमदान साहब के गले मिले। इसके बाद खालिदा बेगम अपने भाई के गले लगी।
फिर यासिर भी आया और अपने मामू के गले लग गया, और वो चौथा वजूद अभी तक जोया से चिपका हुआ था। ये हमदान साहब की बहन की फैमिली थी। उनकी बड़ी बहन खालिदा बेगम और उनके शौहर सईर साहब, जिनके 2 बच्चे थे, यासिर सईर और फरियाल सईर। जोया ने इन सबको भी मरी बुलाया था। वो अपनी बेस्टी फरियाल के साथ मिलकर मरी घूमना चाहती थी। दोनों की बचपन से दोस्ती थी। फरियाल जोया से 1 साल बड़ी थी और यासिर इनायत का हम उम्र था। सारे फर्द उन दोनों की तरफ ही मुस्कुरा कर देख रहे थे, जो अब भी पागलों की तरह एक दूसरे के गले लगी हुई थीं। आखिरकार दोनों अलग हुईं। कैसी हो ज़ूई? मैं बिल्कुल फिटफाट, और तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। फिर दोनों हंसने लगीं। भई हम भी ही यहाँ। खालिदा फप्पो की आवाज़ पर वो फरियाल से अलग हुई और फप्पो के गले लग गई। आपको कैसे भूल सकती हूँ फप्पो, आप तो मेरी जान हैं। इस बात पर सबका कहकहा लाउंज में गौनजा। वो ऐसी ही थी, जहाँ भी जाती सबके चेहरों पर हंसी और जिंदगी की लहर दौड़ जाती। वो खुद को ख़ास नहीं समझती थी, मगर फिर भी वो सब में ख़ास और नुमायाँ होती थी। वो ख़ास थी, इसमें एक अजीब सी कशिश थी, जो हर किसी को इसकी जानिब माइल करने से रोक ना पाती। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो खूबसीरत भी थी। इसकी तरबियत भी जानने की थी। वो हमदान साहब की सालों पुरानी मुलाजिमा कम बहन ज़्यादा थीं। इन्होंने बहुत नफासत से जोया की तरबियत की थी कि वो 16 साल की उम्र में ही बाहिया और बावकार थी। लंदन जैसे मुल्क में रहने के बावजूद भी वो खुद को ढंक कर रखती थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी आज तक किसी ने नहीं देखे थे। वो हर गैर महरम के सामने खुद को पर्दे में रखती थी। फप्पो से अलग होने के बाद वो सईर साहब की तरफ बढ़ी और इन्होंने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ रखा। फिर यासिर ने भी इसके सर पर भाइयों की तरह हाथ रखा। कुछ देर बाद वो सारे लाउंज के सोफ़ों पर बैठे गपशप कर रहे थे। जोया और फरियाल सर जोड़कर बातों में लगी थी। फरियाल 17 साला एक खूबसूरत लड़की थी, भूरी आँखों वाली, सुर्ख वाओ सफ़ेद रंगत तेखे नकूश, हल्के भूरे बाल जो कमर से कुछ ऊपर तक आते थे। वो भी बहुत खूबसूरत थी, मगर जोया से कम। वो दोनों अपने राज वाओ नियाज़ में खोई थीं, और बड़े सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे। कुछ देर बाद फप्पो ने सबको मुतवज्जह किया। चलो उठो, सब खाना खा लो। सब उठे और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। खाने के बाद जोया अब बाहर जाकर घूमने के लिए बेताब हो रही थी। बाबा चले ना, बाहर घूम कर आते हैं। वो हमदान साहब के पास आकर बैठ गई। फप्पो ने एक नज़र अपने भाई को देखा। बेटा, तुम लोग इतने लंबे सफ़र से आए हो, रेस्ट करो, कल घूम लेना। हमदान साहब इसके चेहरे की जाविया देख रहे थे, जो कि उदास होने वाली थी। फरियाल भी इसके इंप्रेशन नोट कर रही थी। अच्छा चलो आओ, हम दोनों वॉक करके आते हैं, बस पास ही जाएंगी, ज़्यादा दूर नहीं, और यहाँ बहुत अच्छा कहवा स्टॉल है, वहाँ से कहवा पीते हैं। हम चले जाएं मामू। वो दोनों उम्मीद भरी नज़रों से हमदान साहब को देख रही थीं। ओके जाओ, मगर ज़्यादा दूर नहीं। इन्होंने मुस्कुरा कर इजाज़त दी। जोया अपने बाप से लपट गई। ये भी मोहब्बत का एक इजहार था। फिर खुश होते वो दोनों कमरे में भागीं। फरियाल ने कोट पकड़ा और इसके साथ ही सर पर कैप लेते वो दोनों बाहर की तरफ भागीं। वो दोनों उस वक्त मरी की रोड पर वॉक कर रहे थे। इनमें से एक शख्स मुकम्मल तौर पर सियाह कपड़ों में मलबूस था, काली पैंट पर काली हुडी पहने, जिस पर जली हुरूफ में टाइगर लिखा नजर आ रहा था। सर हुडी से एक और था और काला ही मासिक लगा रखा था। इसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। और इसके साथ मौजूद दूसरा वजूद उस वक्त ब्लू जीन्स के साथ ब्लू शर्ट, जिसके ऊपर काला कोट डाल रखा था। शक्ल वाओ सूरत से खूबसूरत दिखता था। क्रिस्टल ब्राउन आंखें, हल्की बैरद खड़ी, मगरूर नाक, गंदमी सुर्ख रंगत, 6 फीट से निकलता कद। वो देखने से 20-22 साला हैंडसम नौजवान था। वो दोनों वॉक कर रहे थे, फिर इस नौजवान ने खामोशी को तोड़ा। वापस क्यों नहीं आ जाता है? वो शख्स जो चेहरा झुकाए चल रहा था, इस बात पर अपनी आंखें उठाकर उस शख्स को देखा तो दोनों की नजरें मिलीं।
इसकी आँखें ओशन ब्लू कलर की थीं। वो बहुत खूबसूरत थीं, मगर इन आँखों में संजीदगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो आँखें सालों से मुस्कुराए ना हों। उनकी चमक कहीं गायब थी। वो रुक गया और अपने हाथ हड्डी की जेब में डाले। किसके लिए वापस आऊं? उस शख्स की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उसकी आवाज़ में एक सेहर था। वो सेहर जो सामने वाले को मसमराइज कर देने का हुनर रखता हो। वो बहुत संजीदा लहजे में कहकर दोबारा चलने लगा। मुकाबिल को इसकी आवाज़ में आज भी तकलीफ़ महसूस हुई। कोई एक हो तो बताऊं। वो सारे आज भी वापसी के इंतज़ार में हैं। मुकाबिल की बात पर अब इसके कदम रुके नहीं। वो एक ही तो नहीं है जिसकी खातिर आ सकता था, अब वो नहीं है। मुकाबिल ने अपनी आँखों की नमी को अपने हलक में ही उतार लिया। किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुकती तो नहीं है। इसे भूल कर आगे बढ़ जाओ। वो जो सर झटक कर चल रहा था, इन अल्फाजों ने इसके अंदर चिंगारियां भर दी। आँखों में हैरत और करब उभरा। इसे के कदम पत्थर हो गए। वो चाह कर भी अपने कदम आगे ना ले सका। इस मुकाबिल से इस बात की तवक्को नहीं थी। इसकी वो खूबसूरत आँखें ज़ब्त के आखिरी मरहले पर लाल अंगारा हो गईं। इसने अपनी सर्द नज़रें उठाकर मुकाबिल को देखा। किया तुम उसे भूल पाए हो? किया तुम आगे बढ़ गए हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब खुद पर वो अमल लागू ना कर सकूं तो मुझे भी मत कहो। और मुकाबिल को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को आग में झोंक दिया हो। उसने अपना चेहरा मोड़कर अपनी आँखें साफ कीं। वो सच ही तो कह रहा था। वो कब बोला था? अब वो कुछ भी मज़ीद कहने की हिम्मत ना कर सका। फिर बहुत देर बाद कुछ बोल पाया। किया हम दोनों हर बार इस बहस को इस तकलीफ़दह मोड़ पर लाकर छोड़ देंगी। ये बात हर बार यहीं ख़त्म हो जाती है। 10 साल बहुत होते हैं एक हादसे से खुद को बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल जैसे तुमने खुद को निकाल लिया, मैं भी निकाल चुका। उनको जाकर पैगाम पहुंचा देना कि मुझे वापस बुलाना बंद कर दें। मैं अपने वापसी के रास्ते भूल चुका हूँ। अपने चमचों के हाथ बार बार पैगाम भेजकर उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी संजीदा आवाज़ पर मुकाबिल हार मान गया। वो इस शख्स से किसी भी बहस में जीत नहीं सकता था। वो खुद एक ज़ख्मी वजूद था, किसी और के ज़ख्म कैसे भर सकता था। कुछ देर वो बेबसी से इस वजूद को देखता रहा। फिर उसने देखा वो पलट रहा था। मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ, चलता हूँ। इन क्रिस्टल ब्राउन आँखों ने देखा वो शख्स पलट गया, और वो हसरत और तकलीफ से इसकी पुश्त को देखकर रह गया। वो चाहकर भी उसे रोक ना पाया। वो कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर पाता। वो नाकाम हो गया। वो काला साया आँखों से ओझल हो गया। फिर वो भी सर झटकता हुआ चल पड़ा। वो दोनों कहवा पीने के बाद वॉक कर रही थीं। ज़ोया की आँखों में बहुत खूबसूरत चमक थी। वो बातें कर रही थीं जब अचानक फरियाल का फ़ोन बज उठा। वो दोनों रुक गईं। तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं कॉल सुनकर आती हूँ। ज़ोया ने सर हिलाया और फरियाल कुछ ऊंचाई की जानिब चल दी। यहाँ सिग्नल्स का बहुत इशू था। वो कॉल सुनती हुई काफ़ी दूर निकल आई। उसे एहसास ना हुआ जब वो सामने से आते किसी वजूद से टकराई। ज़ोया ने देखा फरियाल तो सड़क पर थी ही नहीं। वो उसे ढूंढते हुए उसी सिमत चली जहाँ फरियाल गई थी। मगर इसकी नज़र एक जगह उठी। पहाड़ की चोटी के पास बहुत खूबसूरत हिरन का बच्चा था। ज़ोया फरियाल को भूल इस हिरन की बच्चे की जानिब बढ़ी। ज़ोया को अंदाज़ा नहीं था सामने पहाड़ की चोटी है। वो जो अपने ध्यान बढ़ रही थी। हिरन का बच्चा भागने पर इसकी जानिब लपकी, मगर उसका पाँव स्लिप हुआ और उससे पहले वो खाई में गिरती। दो मजबूत हाथ आए और एक हाथ से उसने ज़ोया को कमर से पकड़ा और दूसरे हाथ में इसकी कलाई थी, और पकड़ने के साथ उसे अपनी जानिब खींचा। वो जो डर के मारे आँखें जोर से मचे खड़ी थी। खुद को महफूज महसूस करके उसने आहिस्ता से अपनी आँखें खोलीं। दोनों की नज़रें टकराईं, और वो ओशन ब्लू आँखें 2 से 4 हो गईं। उसी लम्हे सारी कायनात ठहर गई। वो दोनों साकिन हो गए। दोनों की आँखों में हैरत उभरी। दोनों की आँखें बिल्कुल एक जैसे थीं। ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो कार्बन कॉपी हूँ।
ज़ोया को यकीन ना आया इसकी आंखों ने ये किया देखा। वो ये भी भूल गई कि वो किसी गैर मर्द की बाहों में खड़ी थी और मुकाबिल इस पर झुका इसकी आंखों को एकटक देखे जा रहा था। इसकी आंखें जिनकी चमक मानिंद पड़कर ख़त्म हो गई थी। इन आंखों में अनोखी चमक उभरी, कुछ था जो इस लड़की की आंखों से निकलकर इस मर्द की आंखों में जा रहा था। वो सेहर बहुत ज़बरदस्त था। वो हैरान रह गया। इसे ये कोई ख्वाब महसूस हुआ। इसका बस चाहा वो उन आंखों को अपने सीने से लगाए। ऐसा कैसे हो सकता था? ये नामुमकिन था। ये आंखें, वो जो सालों से अपनी आंखें देखनी छोड़ गया था, इस लड़की की आंखों को देख उसे यकीन ना आया कि वो आंखें आज भी थीं और वो बहुत खूबसूरत थीं। वो अजीब कैफियत का शिकार हो गया। आंखों से इसकी नज़र हट ना सकी और ज़ोया की नज़र सिर्फ उन आंखों की तरफ उठ रही थी। ये नामुमकिन था। इसका ख्वाब कैसे हकीकत हो सकता था? ज़ोया चाहकर भी हिल ना पाई। इसका शिद्दत से दिल चाहा वो सामने मौजूद उस शख्स का चेहरा देखे। वो मासिक में था, बिल्कुल वैसे ही मासिक में। वो दोनों सारी दुनिया से बेनियाज सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो आंखें जिनमें एक दूसरे का अक्स था। फरियाल जब वापस आई तो उसने देखा ज़ोया वहाँ मौजूद नहीं थी। वो ज़ोया को आवाज़ें देती हुई ढूंढने लगी। ज़ोया कहाँ हो? ज़ोया, वो परेशानी से चीखने लगी। वो दोनों जो दीवानों की तरह एक दूसरे की आंखों को देखकर अपनी सालों की प्यास बुझा रहे थे। फरियाल की आवाज़ कानों में पड़ने से ज़ोया का सारा सकता टूट गया। वो होश की दुनिया में आई और उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त करके ऊपर हुई और सीधी खड़ी हुई और नरमी से उस शख्स का हिसार तोड़ती हुई निकली और मुर्दा कदमों से फरियाल की जानिब बढ़ गई। पीछे खड़ा वो काला साया उसे मरी की सारी खुनकी अपने अंदर जज्ब होती महसूस हुई। उसने एक नज़र अपने खाली हाथों को देखा और फिर एक नज़र इस सिमत जहां वो लड़की गायब हुई थी। वो सिर्फ कुछ लम्हे इसके सामने थी, मगर इन लम्हों में वो लड़की मुकाबिल की दिल की सारी दुनिया तावाओ बाला कर गई। वो एक नज़र सीधा उस शख्स के दिल में सुकून और सालों बाद दवा की तरह उतरी। वो नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। सालों बाद तो मेरी आंखों को सुकून मिला है। तुम ही हो वो जो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख सकती हो। मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। तमधारी आंखें, उन पर सिर्फ मेरा हक होगा। मुझे वो आंखें वापस चाहिए। वो जुनूनी लहजे में एक एक लफ्ज़ आग जैसी तपिश लिए बोला। इसकी आंख से एक आंसू निकला और मासिक में जज्ब हो गया। वो ज़रलब बुड़बड़ा। ज़ोया, बहुत खूबसूरत नाम है उन आंखों की तरह। उस शख्स की आंखें सालों बाद मुस्कुरा उठीं। वो दोनों वापस पेनेट हाउस जा रही थीं, मगर वो दोनों अपनी ही सोचों में उलझी हुई थीं। ज़ोया के दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो ज़ोया कुरैशी जिसे आज तक किसी गैर मर्द ने हाथ नहीं लगाया, वो कैसे किसी गैर मर्द की बाहों में पुरसुकून होकर खड़ी रह गई। ज़ोया ने अपनी कलाई सामने की जिस पर हल्का सा लाल रंग का उंगलियों का निशान था। जहां से उस शख्स ने अपने हाथ से ज़ोया की कलाई को पकड़ा था। आखिर इसे इस लमस से नफरत क्यों नहीं हुई? इसे ये लमस बुरा क्यों नहीं लगा? इसे तो अपने हाथ पर आग लगती हुई महसूस होनी चाहिए थी, मगर इसे सुकून क्यों महसूस हो रहा था? उस शख्स ने इसकी जान बचाई, मगर वो चाहकर भी इस लमस को बुरा क्यों नहीं सोच पा रही थी। वो दोनों पेनेट हाउस पहुंची। ज़ोया का दिमाग मुख्तलिफ सोचों का शिकार था। वो सीधा कमरे में गई और जाकर बेड पर गिर गई। इसने जैसे ही आंखें बंद की, बंद आंखों के पर्दे पर वो ओशन ब्लू आंखें नमूदार हुईं। ज़ोया खौफ से कपा उठी और आंखें खलूल लीं। ये कैसे हो सकता था? वो क्यों एक नामहरम के लमस पर तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी? वो गैर मर्द था और नामहरम का लमस, इसका छूना जलते हुए अनगारों की तरह जिस्म और रूह पर छबता है। फिर वो लमस ज़ोया को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों दे रहा है? कौन था वो शख्स? क्यों आया हकीकत बनकर इसकी ज़िंदगी में ये किया हो रहा था? इसके साथ उसका दिमाग उलझ कर रह गया। ज़ोया उठकर कमरे में चक्कर पर चक्कर काटने लगी।
इसे अपनी कमर के गर्द अभी तक वो हिसार महसूस हो रहा था। कौन था वो शख्स आखिर? किया था इसमें ऐसा खास के ज़ोया कुरैशी की सारी हस्ती हिला के रख गया। उस शख्स में एक अजीब सेहर था जो ज़ोया को अपनी जानिब खींच रहा था। वो कैसे गुनाह की तरफ माइल हो सकती है? इसे खौफ महसूस होने लगा। वो फ़ौरा वाशरूम में भागी और शावर लेने लगी। वो उस शख्स का लमस अपने जिस्म से ख़त्म कर देना चाहती थी, मगर शावर लेने के बाद भी ज़ोया को वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और कमर पर वो हाथ महसूस हो रहा था। इसे लग रहा था वो पागल हो जाएगी। ये इस्लामाबाद और मरी के दरमियान एक होटल का मंजर था। वो काला साया होटल में दाखिल हुआ और मतलूबा कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिर गया। इसने जैसे ही आँखें बंद कीं, बंद आँखों के पर्दे पर इस लड़की की आँखें पूरी आब-व-ताब के साथ चमकीं। वो जो इस शख्स से मुलाकात के बाद वापस लौट रहा था। इसने दूर से देखा एक लड़की पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रही थी। वो समझ गया लड़की अनजान है कि नीचे हज़ारों फीट गहरी खाई है। वो फ़ौरन इस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा और उसे एक ही झटके में पकड़कर खींचा, मगर फिर वो आँखें देखने के बाद वो साकत रह गया। आखिर 10 सालों बाद वो दोबारा इन आँखों को देख पाया था। कोई सुकून था जो 10 सालों बाद उसके जिस्म में उतरा। वो मुस्कुरा रहा था। 10 सालों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो जो 10 सालों से तकलीफ़ में जल रहा था, आज इस लड़की की आँखों को देखने के बाद उसको अपनी सारी तकलीफ़ें ख़त्म होती महसूस हो रही थीं। वो उठा, अपने लगे से कोई लाकट निकाला। अब वो इस लाकट में से कुछ निकाल रहा था, शायद कोई चिप थी। अपना लैपटॉप पकड़कर वो चिप इसमें डाली, फिर कुछ बटन प्रेस किए और इस लड़की का चेहरा लैपटॉप की स्क्रीन पर नमूदार हो गया। वो उसी जगह इसके हिसार में खड़ी इसकी आँखों को हैरत से देख रही थी, और मासिक में मौजूद उस शख्स की आँखें मुस्कुराईं। वो गौर से उन आँखों को देख रहा था। आँखों से होती नज़र इस लड़की के चेहरे पर गई। उस वक्त उसे इतनी होश कहाँ थी वो चेहरा देख सकता। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसके चेहरे से सफ़ेद नूर की रोशनी फूट रही थी। काफ़ी देर इस लड़की की शक्ल देखने के बाद इसने कुछ बटन प्रेस किए। अब लैपटॉप की स्क्रीन पर एक 6 साला बच्ची का चेहरा नमूदार हुआ। छोटी सी खूबसूरत बच्ची जिसकी आँखें ओशन ब्लू थीं। इसने दोनों तस्वीरें एक साथ रखीं और अब सुकून से टेक लगाकर बैठ गया। वो दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं। बस बच्ची मुस्कुरा रही थी और वो लड़की हैरत ज़दा थी। दोनों की आँखें ओशन ब्लू थीं और चेहरे का रंग भी तकरीबन एक जैसा ही सफ़ेद था। वो स्क्रीन को बना पलक छिपकाए देखे जा रहा था। तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। सुनो, मेरी सनवाइट में तुम्हें दोबारा हासिल करके रहूँगा। तैयार हो जाओ अपने शाह की दस्तरस में आने के लिए। ये उनकी तमधारी हैं जो अब मेरी होने वाली हैं। ये वजूद तमधारा नहीं, अब मेरा होने वाला है। तुम बहुत जल्द सर से कर पाँव तक मेरी हो जाओगी, मगर इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दूंगा। मेरी 10 सालों की अजियत आखिरकार ख़त्म हो गई है। तुम ही हो वो जो मेरी हर अजियत ख़त्म करके इस पर महरम रखोगी। अब तुम ज़ोया शाह बनोगी। वो अपनी आँखें स्क्रीन पर टकाए ज़ोया को इश्क और जुनून से देखकर एक एक लफ्ज़ बोला। इसके लहजे से आग निकल रही थी, सब कुछ तबाह करने की आग। चेहरे पर अब तक मासिक और हुडी पहन रखी थी, और वो ओशन ब्लू आँखें चमक से चकाचौंध हो गईं। वो मुस्कुरा कर स्क्रीन में कभी नन्ही लड़की को देखता तो कभी हिजाब के हाले में वो लाइट पिंक कोट वाली लड़की को। मरी पर रात उतर आई थी। वो अभी तक अपने कमरे में लेटी आज दोपहर हुए वाक़े को सोच रही थी। वो उस वक्त पर्पल कलर की फ़राक में थी। इसके बाल सारे कमर पर बिखरे हुए थे। इसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे थे। दूर से देखने पर वो काले लगते, लेकिन अगर करीब से देखें तो उनमें गहरे भूरे रंग की आमेज़िश नज़र आती। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही बेड पर लेटी रही, फिर उठी, अपना बैग खोला और इसमें से एक डार्क ब्लू कलर की डायरी निकाली। वो कमरे में मौजूद स्टडी टेबल की चेयर खींचती हुई बैठी।
इसने डायरी खोली, वो सारी खाली थी। फिर आज उसने हिम्मत कर ही ली अपने अंदर चलती इस जंग को किसी के साथ वो बांटना चाहती थी। इसलिए उसे सबसे बेहतर लगा अपने अल्फाज उन पन्नों पर उतारकर दिल का बोझ हल्का कर ले। इसने बाल पॉइंट पकड़ी और फिर बहुत हिम्मत के साथ डायरी का दूसरा सफ़ा खोला और इस पर अपने एहसासात उतारने लगी। उसके हाथों में कपकपाहट थी। मैं ज़ोया कुरैशी हूँ, हमदा कुरैशी की बेटी। मेरी माँ मेरे बचपन में एक हादसे में इंतकाल कर गई थीं। मैंने सिर्फ इन्हीं तस्वीर में देखा है। मुझे याद नहीं बचपन में मेरी उनके साथ कोई याद थी या नहीं। जैसे जैसे कलम चल रहा था वैसे वैसे उसके हाथों की कपकपाहट कम होने लगी। मेरे बाबा कहते हैं मेरे पास सबसे ख़ास चीज़ मेरी आँखें हैं जो एक नेमत हैं। ये ओशन ब्लू कलर की आँखें हैं। मेरी मामा की आँखें भी बिल्कुल ऐसी ही थीं, इसलिए मुझे ये आँखें उनसे वारसत में मिलीं। मेरी आँखें ख़ास हैं, जब जब मैं उनमें देखती हूँ मुझे ये अपनी जानिब माइल करती हैं। मैं 16 साला एक टीनेजर लड़की हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एक मैच्योर लड़की की तरह मुख्तलिफ सोचों का शिकार रहता है। मैं अपनी ज़िंदगी की 10 साल लंदन जैसे मुल्क में रहकर आई हूँ, मगर मुझे वहाँ वो सुकून महसूस नहीं हुआ जो कुछ घंटे सिर्फ पाकिस्तान में रहने के बाद मिला। मुझे अपने इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। मुझे बचपन से आर्मी वालों से बहुत मोहब्बत है। लेकिन जब मैं 6 साल की थी तब एक हादसा हुआ था जिसमें मेरे दिमाग पर चोट लगी और उसका असर मेरे दिल पर भी पड़ा। डॉक्टर्स का कहना है मेरा दिल कमज़ोर है। इस हादसे ने मुझे चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं आर्मी जैसी फील्ड में जाने के लिए नाकारा हूँ। लेकिन मुझे लगता है मेरा दिमाग कमज़ोर है। मुझे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं। बाबा कहते हैं इस चोट की वजह से मैं सब भूल गई हूँ। मैं रातों को सुकून से सो नहीं पाती। मुझे बहुत सारे अजीब ख्वाब आते हैं। मैं ख्वाब में खुद को अजीब जगहों पर देखती हूँ, ऐसी जगहें जहाँ मैं कभी गई ही नहीं। मैं बाबा को अपने ख्वाब बताती हूँ, वो सिर्फ ख्वाब कहकर टाल देते हैं। मगर मैं जानती हूँ ये सच नहीं है। मुझे लगता है वो मेरा बचपन है और मुझे वो यादें ख्वाबों की सूरत नज़र आते हैं। बाबा शायद मुझे सच बताना नहीं चाहते, मगर कुछ तो है मेरे माजी का राज जो इन ख्वाबों से जुड़ा है। मैं उलझ कर रह जाती हूँ। शायद मैं 8 साल की थी जब पहली बार मैंने ख्वाब में एक अनजाना वजूद देखा। वो 10-12 साला कोई बच्चा था। मैं ख्वाब में बार बार उसे देखती हूँ। वो एक गार्डन में खड़ा है और गार्डन के पीछे लाल रंग की कोई पुरानी इमारत है। सारे मनाजिर धुंधला ही, बस इस बच्चे का वजूद वाज़ेह है। वो वजूद सारे का सारा काले लिबास में है और इसके चेहरे पर काला मासिक लगा है। इसकी सिर्फ आँखें नज़र आती हैं जो हो बहू मेरी आँखों जैसे ही ओशन ब्लू। वो इस गार्डन में खड़ा अपने हाथों में मौजूद नकली हथियारों से मशक कर रहा है। मैं सालों से वो ख्वाब देखती आ रही हूँ। बाबा से जिक्र किया, इन्होंने हमेशा की तरह टाल दिया। वो ख्वाब थे यहाँ तक तो ठीक था, मगर आज मैंने उस शख्स को अपनी आँखों के सामने देखा। वो शख्स सालों बाद हकीकत बना मेरी आँखों के सामने मौजूद था। कुछ पल तो मैं वाकई इस सच को प्रोसेस ना कर पाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ये सच था और नाकाबिल यकीन हकीकत। मेरा दिमाग बहुत उलझ कर रह गया है। कोई वजूद आपके ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत में कैसे सामने आ सकता है। उस शख्स ने मेरी जान बचाई, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। मगर उसने मुझे छुआ। इसका लमस मुझे बुरा क्यों नहीं लगा। एक ना महरम का लमस तो आग की तरह झुलसता हुआ महसूस होता है, तो फिर मुझे क्यों सकीवर फेल हो रहा है। इस क्यों का जवाब मैं कैसे कब और कहूँ ढूंढूं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। वो शख्स मेरे ख्वाब की तरह ही चेहरे पर मासिक लगाए मौजूद था। मैं सालों से इस चेहरे को देखने की ख्वाहिशमंद हूँ, मगर दीदार आँखों से आगे बढ़ ही नहीं रहा। सच तो ये है कि मुझे इन आँखों से सालों से इश्क हो चुका है। मैं इन ओशन ब्लू आँखों वाले के इश्क में मुब्तला हो चुकी हूँ। मैं कैसे किसी गैर को अपने दिल में जगह दे बैठी, जबकि मैं जानती हूँ कि इश्क सिर्फ महरम से करना चाहिए, वही जायज़ है।
मैं खुद को रोकना चाहती हूँ मगर वो सालों से मेरे हवासों पर छाया हुआ है। कल तक तो वो सिर्फ ख्वाब में था, आज वो हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया। मैं वो ज़ोया कुरैशी हूँ जो नामहरमों से पर्दा करके अपने आप को बचाती आ रही हूँ, फिर क्यों मैं अपना दिल ना बचा पाई जो किसी अनजान शख्स का हो गया। हाँ, आज मैं खुद से ये एतराफ़ करती हूँ कि ज़ोया कुरैशी तुम्हें इश्क हो गया है, और वो भी एक अनजान शख्स से। एक के बाद एक आंसू डायरी के सफ़ों पर गिरने लगा। इससे ज़्यादा वो लिख ना पाई और हाथ रोक गई। इसने डायरी बंद की और अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी हिचकियों का गला घूंटा। दिल का बोझ कुछ हल्का होता महसूस हुआ। कमरे के दरवाजे पर दस्तखत हुई। इसने जल्दी से अपनी आंसू साफ किए। कुछ पलों बाद बीजान कमरे में दाखिल हुई। वो 50 साला औरत ज़ोया के लिए मुँह जैसी थी। ज़ोया ने जल्दी से डायरी अपने बैग में डाली और उठकर बेड के पास आ गई। बीजान बेड पर बैठ गई और मोहब्बत से ज़ोया को देखने लगी। वो आगे बढ़ी, बेड पर लेटकर अपना सर बीजान की गोद में रख दिया। बीजान इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी और ज़ोया को सुकून महसूस होने लगा। बीजान, किया ऐसा भी हो सकता है कि कोई मर्द आपको हाथ लगाए और आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। मतलब इसका लमस आपको बुरा ना लगे, जबकि उस शख्स को आप जानते भी ना हों। आप कहती ही ना, जब एक नामहरम छूता है तो इस लमस से हमारा बदन आग की तरह झुलसता है। लेकिन अगर ऐसा महसूस ना हो तो इसका क्या मतलब है? बीजान के हाथ लम्हे भर के लिए लरज़ गए। उनके चेहरे का सारा खून नचर गया। किया, ज़ोया और वो रूबरू आ गए थे। बताएं ना बीजान। वो अपनी सोचों में उलझी हुई थीं। ज़ोया के बाजू हिलाने पर होश की दुनिया में आई और अपनी कैफियत पर काबू पाया। हाँ, ऐसा हो सकता है, सिर्फ एक सूरत में कि वो मर्द आपका महरम हो या मुहाफिज। गैर मर्द का लमस हर हाल में आग की तरह भड़केगा। और ज़ोया साकत रह गई। जारी है।